जैसा कर्म वैसा फल, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। ईला देवी भूख से तड़प रही थी। सुबह से उनकी बहू नीता ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बहू ने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाए जो उनके खाने से पहले ख़त्म हो गए थे। इसलिए ईला जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर उनकी बहू नीता ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान होकर ईला जी अपनी बहू नीता के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। ईला जी की बात सुनकर नीता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगी रहती है, दूसरा तो कोई काम नहीं है आपको। टेबल पर चने रखे हैं, वहीं खाकर पानी पीकर सो जाइए। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो मैं रात को ही बनाऊँगी। ये सुनकर ईला जी का मन उदास हो गया। फिर वह धीरे से बोली, बहू अगर तू कहे तो मैं अपने लिए कुछ बना लूँ। ये सुनकर नीता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कहकर नीता किचन में गई और फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर लाई और ईला जी के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहने के बाद नीता पर्स उठाकर घर से बाहर चली गई। चावल तो फ्रिज में रखे थे, लेकिन फिर भी वह खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। ईला जी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए और फिर उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और फिर सारे बर्तन धोकर किचन साफ किया और अपने कमरे में जाकर सो गई और सोचने लगी कि नीता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, मगर यह घर उसका भी तो है, इसलिए वह खुद का खाना तो खुद बनाकर ही खा सकती है। अगले दिन सुबह ईला जी अपने कमरे में बैठी ही थी कि तभी उतने में उनका बेटा सतेंद्र कमरे में आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर चलाने में भी बहुत मुश्किल हो रही है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ है। माँ मैं सोच रहा हूँ कि घर का एक कमरा किराए पर दे दिया जाए। किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। ईला जी बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगता है तू वह कर। इसके बाद सतेंद्र थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ तू अपना कमरा खाली कर दे और नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जा। वह कमरा छोटा है ना, इसलिए उसमें टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। ईला जी चौंक कर बोली, पर बेटा वह कमरा बहुत छोटा है और वह तो स्टोर रूम है ना, मैं उधर कैसे रहूँगी? वहाँ तो टॉयलेट बाथरूम नहीं है, कैसे जाऊँगी? सतेंद्र बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में चली जाना, और वैसे भी तो तू घर में ही रहती है ना, और जिसको हम कमरा किराए पर देंगे उसे तो सब सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी वह कमरा ज़्यादा छोटा नहीं है और पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? ईला जी कुछ समय शांत रही और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो कमरा है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस कमरे में भी सारी सुख सुविधाएं हैं। उस पर सतेंद्र बोला, नहीं माँ वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह हमने अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुम तो अच्छे से जानती हो कि नीता के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक खाली कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। ईला जी सब समझ गई थी कि उसके बेटे ने उसका ही कमरा किराए पर देने का ठान लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए सतेंद्र ने जो कहा उस पर ईला जी ने ज़्यादा बहस नहीं किया।
उसने अपना थोड़ा सा ज़रूरत का सामान लिया और उस छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई। उस छोटे कमरे में उनका दम घुट रहा था, लेकिन फिर भी वह उस कमरे में अपने दिन काट रही थी। नया किराएदार भी आ चुका था। अब सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम विनोद था, जो एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ यह देखता था कि नीता और उसका पति सतेंद्र अपनी बूढ़ी माँ ईला जी के साथ कैसा सलूक करते हैं। ये सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे ईला जी विनोद को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। विनोद भी आते जाते ईला जी का हालचाल पूछा करता और उनका ख्याल रखता था। सतेंद्र और नीता को तो ईला जी से कुछ लेना देना ही नहीं था। नीता बस बचा हुआ खाना लेकर आती और उनके थाली में रखकर चली जाती, और बेटा तो उनकी तरफ देखता भी नहीं था। ईला जी समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके किसी पालतू पशु की तरह उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनका दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उनको अपने बेटे बहू के सहारे रहना पड़ता था। कभी कभी ईला जी को बहुत रोना आता था। ईला जी विनोद को अपने मन की सारी बातें बताने लगी थी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही की वजह से हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोल पाई। जब उनके पति जिंदा थे और वह काम पर जाते थे, तब घर में उन दोनों का बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम में असमर्थ हो गए, तब भी सतेंद्र को उन्होंने घर खर्च में मदद किया। जब तक मेरे पति घर चला रहे थे, तब तक सतेंद्र अपने सब पैसे जमा कर लेता था, और जब उसके पापा पूरी तरह असमर्थ हो गए, तब शर्म और मजबूरी में उसको घर चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह साफ साफ कुछ भी नहीं कह सकता था। इसी बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, जो ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, इसलिए सतेंद्र आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में जब पति का स्वास्थ्य सुधर गया, तब सतेंद्र ने उनकी दवाइयाँ पूरी तरह बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। ईला जी बहुत घबरा गई और वह दौड़ते हुए सतेंद्र के कमरे की तरफ गई और सतेंद्र के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, चल हम उन्हें जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर सतेंद्र बोला, माँ मुझे अभी सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ईला जी पूरी रात पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी उनकी मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में शमशान जैसी शांति छा गई। सतेंद्र रोने का नाटक करने लगा और नीता तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसे वास्तव में ससुर के चले जाने का बहुत दुख हो रहा है। असल में तो सबसे ज़्यादा धक्का ईला जी को लगा, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। ईला जी की आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी और उनके होंठ थर-थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ऐसे रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरी पति की मौत की जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। पति का क्रियाक्रम कर दिया गया।
ईला जी के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रही कि अगर सत्येंद्र ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद नीता और सत्येंद्र का व्यवहार बहुत बदल गया। ईला जी को उनके व्यवहार की आदत पड़ गई, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उससे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकते। एक दिन उनका किराएदार विनोद उनके पास आया और ईला जी को उसने कुछ बातें समझाई। आँखों में एक नई उम्मीद जाग गई। दूसरे दिन सुबह ईला जी नीता और सत्येंद्र के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। ईला जी की बात सुनकर नीता बहुत खुश हो गई। सत्येंद्र ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया, जिसके बाद ईला जी उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर बोली, सत्येंद्र तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और नीता तुझे इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम दोनों। और फिर ईला जी हंसकर बोली, हाँ, मैं यह बातें सच कह रही हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी, लेकिन मैं इस घर में से कभी कहीं नहीं जाऊँगी। मैं यहीं पर रहूँगी। मैं इसी घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे जैसे बूढ़े लोग रहेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर सत्येंद्र और नीता दोनों के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। सत्येंद्र और नीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि ईला जी खुद घर छोड़कर चली जाएंगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको ईला जी की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। ईला जी की बात सुनकर सत्येंद्र गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? इस पर ईला जी गुस्से से बोली, तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरस आया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में ही सोचूं। सत्येंद्र घुटने के बल गिरकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोचकर लीला जो ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन फिर भी तूने सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? तू बस अपने परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर, और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर ईला जी अपने कमरे के बाहर चली गई। सत्येंद्र और नीता शांत ईला जी को जाते हुए देखते रह गए। ईला जी ने अपने जैसी बूढ़ी माँ को उसके घर में आश्रय दिया। विनोद जी की मदद से वह वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, अगर आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े माँ बाप भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।